जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, कुछ दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसकी काफी चर्चा हुई। फिल्म सुपरहिट भी रही। अजय देवगन की फिल्म थी वो दृश्यम 2। इससे पहले दृश्यम आई थी। और जो फिल्मों के शौकीन हैं या फिल्म देखने में जिनकी रुचि है, उन्होंने ये फिल्म देखी ही होगी किसी रूप में। दृश्यम को देख करके हम लोग लगता है कि क्या योजना बनाई, किस तरह से, कितना अधिक दिमाग है। दृश्यम के पहले भाग को भी देख करके ही लगता है। दृश्यम का दूसरा भाग आया है, वो तो और भी लगता है कि अब पकड़ा जाएगा, लेकिन नहीं। हम लोग जब सुभाष चंद्र बोस के भारत से निकलने की कहानी देखेंगे तो पता चलेगा कि उसके आगे दृश्यम तो बच्चा है। दृश्यम में कुछ है ही नहीं उतना रोमांच, उतना रहस्य। ये श्रृंखला जिसमें मैं चर्चा कर रहा हूं, नमन नेताजी में आज हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो हमें लगा कि कुछ खास एक वीडियो देना चाहिए। हम लोग उनकी शिक्षा तक जो श्रृंखला चल रही थी, उसमें हम लोग बात कर रहे थे जब वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। बाद की भी बातें होंगी। मोटे तौर पर सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में सबको पता है कि वो पढ़ करके लौटे, आईसीएस में उनका चौथा स्थान आया, लेकिन उन्होंने नौकरी करने के बजाय देश सेवा की राह चुनी। फिर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं, गांधी से मतभेद होता है। फिर वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और फिर ऐसा भी दिन आया कि 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की और उसके कारण अंग्रेजों को अब लगा कि बचने की कम उम्मीद है या आफत हो जाएगी, देश में एक अलग बवाल खड़ा हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस से सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को भेज दिया उनके घर पर और नजरबंद एक तरह से कर दिया। बाहर सादे वर्दी में पुलिस वालों का पहरा लगा दिया और साथ ही गुप्तचर जो जासूस होते थे, सीआईडी वाले थे, उन सबकी भी नियुक्ति कर दी गई। साथियों, वो 5 दिसंबर 1940 का दिन था जब जेल से सुभाष चंद्र बोस एल्गिन रोड स्थित अपने घर पर आए थे। अब भी वो मकान मौजूद है। अगर आप कोलकाता जाएं, एल्गिन रोड में आप जाएंगे तो 38/2 उनके घर का नंबर है। हम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये जो उनका घर है, जो उस समय, ये पुरानी तस्वीर है घर की, उस समय ये घर था सुभाष चंद्र बोस का, एल्गिन रोड में, जहां वो उन्हें भेजा गया था। और साथ में वो तस्वीर भी देख लीजिए जिसमें सुभाष चंद्र बोस बीमार जैसे पड़े हुए हैं। भूख हड़ताल के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें घर भेजा था, तो घर भेजे जाने के थोड़े समय के बाद ही ये तस्वीर खींची गई थी। और ये आप देख रहे हैं दिसंबर 1940 में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर। सुभाष चंद्र बोस जब अपने घर आए तो एक जासूस ने, जो ब्रिटिश सरकार का जासूस था, उसने कहा कि घर आने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जई का दलिया और सब्जियों का सूप पिया है। मतलब थोड़ा खाने पीने लगे हैं। उन्होंने हड़ताल तोड़ दी है, अनशन तोड़ दिया है। सरकार की योजना ये थी, सरकार मतलब जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी, कि सुभाष चंद्र बोस जैसे ही ठीक होंगे फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन पर नजर रखी जाने लगी। यहां तक कि जो चिट्ठियां आती थी सुभाष चंद्र बोस की, उन्हें पहले ही डाकघर में खोल करके पढ़ा जाने लगा। जो चिट्ठियां जाती थी उन्हें भी पढ़ा जाता था। तो ये इसलिए ताकि हर तरह से नजर रखी जा सके। सुभाष चंद्र बोस जैसे ही जेल से घर पहुंचे, उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया और इसमें सबसे पहले शामिल किया अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस को। अब ये जो पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, वो शिशिर कुमार बोस के हवाले से बता रहा हूं। हमारी कोशिश होती है द फ्रीडम पर कि कोई भी कहानी बताऊं तो कोशिश करता हूं कि उस घटना में कोई शामिल क्रांतिकारी या क्रांतिकारी का दोस्त, परिजन, कोई रिश्तेदार हो तो वो अधिक सही माना जाएगा। तो इसमें अब शिशिर कुमार बोस ने उस पूरे घटनाक्रम के बारे में जो कुछ भी जैसे बताया है, क्योंकि अब वो शामिल हैं, उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूं कि आप सबको जानकारी दूं। शिशिर कुमार बोस बताते हैं कि उनसे उनके चाचा ने, सुभाष चंद्र बोस ने शिशिर को कहा कि मेरा एक काम करोगे। उन्होंने बंगाली में कहा तो शिशिर ने बिना जाने कह दिया हाँ, क्योंकि वो अपने चाचा की काफी इज्जत करते थे। और तब फिर सुभाष चंद्र बोस ने बताया उन्हें कि मुझे यहां से निकलना है और भारत से बाहर जाना है। योजना बनने लगी और जब योजना बनने लगी तो उसके लिए सामान भी खरीदे गए।
शिशिर कुमार बोस ने लिखा है कि वो कलकत्ता में वैचल मौला डिपार्टमेंट स्टोर था, वहां से जा करके उन्होंने सामान खरीदे, कुछ ढीली सलवारें, एक फैज टोपी, और फिर अगले दिनों में उन्होंने एक सूटकेस, एक अटैची, 2 कार्ट्सवुल की कमीजें, टॉयलेट का कुछ सामान, तकिया और कंबल खरीदा। इसके आगे लिखते हैं शिशिर बोस, उसके बाद एक फेल्ट कैप लगा करके, जो भगत सिंह वाला हम लोग देखते हैं उस तरह की वो हेड लगा करके, और गए एक प्रिंटिंग प्रेस में, और वहां उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के लिए एक विजिटिंग कार्ड भी छपवाया, और विजिटिंग कार्ड पर लिखा हुआ था मोहम्मद जियाउद्दीन, BA LLB, ट्रेवलिंग इंस्पेक्टर, द एम्पायर ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थायी पता सिविल लाइंस जबलपुर। यह सब कार्यक्रम जब बन रहा था तो सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई, जो खुद सक्रिय थे राजनीति में, स्वाधीनता संग्राम में, शरद चंद्र बोस, जिनके बेटे थे शिशिर कुमार बोस। शरद चंद्र बोस देश से बाहर थे, वो लौटे तो सुभाष चंद्र बोस के साथ आपस में दोनों की गुप्त बातें हुई, और फाइनल किया शरद चंद्र बोस ने कि ऐसे ऐसे काम करना होगा। शिशिर कुमार बोस के साथ सारी योजना बनी थी, शिशिर कुमार बोस को सीधे उसमें शामिल होना था। निकलने के दिन ये रखा गया कि जानकारी घर के एक और सदस्य को होगी, वो उनकी भतीजी थी ईला, सुभाष चंद्र बोस की भतीजी ईला को भी जानकारी दी जाएगी। और फिर घर पर बुलाया गया फॉरवर्ड ब्लॉक के पेशावर में एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, नेता थे, जिनका नाम था मियां अकबर शाह। ये तस्वीर है मियां अकबर शाह की, जिसे आप देख रहे हैं। और फिर सारी योजना बनी मियां अकबर शाह और सुभाष चंद्र बोस। केवल इन 2 लोगों को पता था उस समय कि किस डेट में निकलना है, लेकिन डेट तय हो चुका था, तारीख वो तय हो चुकी थी कि इस तारीख को हम कलकत्ता से निकलेंगे और पेशावर आपको इंतजार करना है स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, वहां हम लोग मिलेंगे। और फिर वो मियां अकबर शाह चले गए। इधर सुभाष चंद्र बोस ने दाढ़ी बढ़ानी शुरू की, इनकी दाढ़ी बढ़ रही थी। 16 जनवरी 1941 वो दिन है जब पूरी तैयारी कर ली गई, और उसी दिन गाड़ी की सर्विसिंग कराई गई। अटैची जो खरीद करके शिशिर कुमार बोस लाया था, वो अटैची वांडरर कार थी इनकी, जिसमें वो अटैची फिट नहीं हो पा रही थी, रखने में दिक्कत हो रही थी। तो ये किया गया कि उस अटैची को घर में ही रखा गया, और पुराना एक सूटकेस था सुभाष चंद्र बोस का, जिस पर लिखा हुआ था SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो SC बोस को मिटाया गया, और फिर वहां स्याही से उस पर लिखा गया MZ, मतलब मोहम्मद जियाउद्दीन, जिस नाम से सुभाष चंद्र बोस सफर करने वाले थे। और फिर सारा सामान कार में रखा जाना था। 16 की रात निकलनी थी। रात में घर वालों को कुछ शक हुआ, या चाहे जिस वजह से थोड़ा सा लोग देर रात तक जागते रहे, और सुभाष चंद्र बोस कोशिश कर रहे थे कि सब लोग सो जाएं तो फिर यहां से हम लोग निकलें। सुभाष चंद्र बोस ने उस दिन परिवार के लोगों के साथ भोजन किया, और वो आखिरी बार परिवार के साथ भोजन था। इसके बाद जब सभी सो गए, रात में 1:35 पर, मतलब अब कह लीजिए कि 17 जनवरी हो चुकी थी, और वो लोग शिशिर कुमार बोस के साथ निकले। सामान रखा गया कार में। सुभाष चंद्र बोस ने सोने की रिम वाला चश्मा, जो पहनना छोड़ चुके थे 10 साल पहले से भी अधिक समय हो चुका था, उन्होंने उसे फिर से पहना। और चप्पल, काबुली चप्पल शिशिर खरीद करके लाए थे सुभाष चंद्र बोस के लिए, वो उन्हें नहीं जची, तो उन्होंने चमड़े वाला जूता पहना, और बाकी सब सामान रख करके और कार में ये लोग बैठे। जिस कार से सुभाष चंद्र बोस ने यात्रा की थी उसे आप स्क्रीन पर देखिए। इस कार का नंबर था BLA 7169। ये कार अभी है वहां जो संग्रहालय बनाया गया है, और इसी कार से सुभाष चंद्र बोस विदा हुए। जिस दिशा में जाना था सुभाष चंद्र बोस को और शिशिर बोस को, उसके ठीक विपरीत पहले कुछ दूर तक गाड़ी ले जाई गई।
यह भी तय किया गया कि सामने के दरवाजे से निकलेंगे, पुलिस वाला समझेगा, जो लोग देखेगा कि घर का कोई आदमी जा रहा है। चेहरा सुभाष चंद्र बोस का ऐसा हो चुका था, पूरा हुलिया बदल चुके थे, जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे उसका भी जिक्र आया है। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस गहरी भूरी शेरवानी, खुला पायजामा, सिर पर रोएदार काली अस्तरखानी टोपी, ये सब पहने हुए थे। इस टोपी को फैज टोपी भी कहते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस ने उस वक्त पहन रखा था। और वहां से निकले। आप इस नक्शे को देखिए, ये नक्शा है जिस रास्ते से सुभाष चंद्र बोस और शिशिर बोस निकले हैं। इसको देख लीजिए कि पहले वो निकलते हैं एल्गिन रोड से, फिर वो पीछे की तरफ आते हैं और वहां से मुड़ करके फिर टर्न लेकर के और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। वहां लोअर सर्कुलर रोड, सियालदह और हरिसन रोड होते हुए हुगली नदी पर, जहां हावड़ा ब्रिज अब भी है, उस हावड़ा ब्रिज को पार करते हैं। फिर चंद्रनगर से गुजरे और भोर होते होते वो पहुंचते हैं आसनसोल। आसनसोल भोर में उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। भोर में तेल डलवाने के बाद गाड़ी में दोनों चल पड़ते हैं, कार से ही चले जा रहे हैं। धनबाद में एक जगह है, धनबाद के बगल में बराड़ी। तो बराड़ी में शिशिर के छोटे भाई रहा करते थे, नौकरी वहां करते थे, और वहां जिस घर में वो रहते थे वहां इन लोगों को पहुंचना था, सुभाष बाबू को और शिशिर को। जब घर के पास पहुंचने लगे तो कुछ 100 मीटर पहले सुभाष चंद्र बोस को उनके सूटकेस के साथ शिशिर ने उतार दिया सड़क पर और अकेले पहुंचे अशोक के पास। अभी अशोक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अशोक की शादी हो चुकी थी। शिशिर उनके यहां पहुंचते हैं, 9 बजे का ये समय है करीब करीब, और दरवाजा खुलवाते हैं और अशोक को बताते हैं। अशोक को अभी कुछ भी नहीं मालूम है कि क्या यहाँ होने जा रहा है, कौन लोग आ रहे हैं या आ चुके हैं। तो शिशिर यहां जानकारी देते हैं अशोक को कि पीछे से चाचा आ रहे हैं और वो गुप्त रूप से यहाँ रहेंगे। वो वहां से निकले हैं अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक करके, और फिर यहां से अभी उनको फिर निकलना है, देश छोड़ना है। ये जल्दी जल्दी बताते हैं। तब तक पीछे से सुभाष चंद्र बोस मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में, जो बने हुए थे पहले से ही, वो पहुंच जाते हैं वहां। और इतनी देर में इधर इन दोनों भाइयों की बातचीत हो चुकी होती है। अब बाकी नौकर वगैरह जो थे उस घर में, उन सबको ध्यान दिलाने के लिए, या कहीं से कोई जासूसी ना हो रहा हो, नौकरों में कहीं कोई जासूस ना हो, क्योंकि पूरे बोस परिवार की जासूसी हो रही थी हर जगह। तो यहां पर अशोक ने सुभाष चंद्र बोस का परिचय करवाया शिशिर से। किस रूप में? बीमा कंपनी के ये जो अफसर हैं, इस रूप में शिशिर लेकर के आए हैं सुभाष चंद्र बोस को अशोक के यहां। लेकिन नौकरों को दिखाने के लिए यहां अशोक बोस बता रहे हैं शिशिर बोस को कि ये मोहम्मद जियाउद्दीन हैं, ये आए हैं बीमा कंपनी के अफसर हैं और बीमा के संबंध में बातचीत करने। और थोड़ी सी बातचीत होती है, उसके बाद ये होता है कि गेस्ट रूम में ठहरा दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस को। वहीं खाना वगैरह होता है। शाम का समय, जब शाम तक वहीं उसी कमरे में रहते हैं। शाम में सुभाष चंद्र बोस वहां से इन लोगों से विदा लेते हैं कि ठीक है, हम निकल रहे हैं, फिर हम लोग आएंगे और बात करेंगे बीमा पर। वहां से निकल जाते हैं अपना सूटकेस लेकर के। थोड़ी देर बाद अशोक अपनी कार से अपनी पत्नी और शिशिर के साथ निकलते हैं और रास्ते में सुभाष चंद्र बोस को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। देखिए कितनी सतर्कता बरती जा रही है। अशोक ने परिचय करवाया सुभाष बाबू का शिशिर से यहाँ, और साथ ही कितनी सावधानी बरती। पहले शिशिर को उतार दिया गाड़ी से, फिर यहाँ अभी पैदल सुभाष चंद्र बोस निकलते हैं और बाद में फिर इनको जाकर के रास्ते से उतारते हैं, ताकि यहाँ कोई न देखे कि इनकी गाड़ी में कोई और व्यक्ति बैठा है। और फिर वो पहुंचते हैं, झारखंड में है गोमो स्टेशन। अभी उसका नाम सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। गोमो स्टेशन से सुभाष बाबू ट्रेन पकड़ते हैं। गोमो में कालका दिल्ली एक्सप्रेस थी जो ट्रेन, वो आधी रात के करीब पहुंची गोमो स्टेशन पर। सुभाष चंद्र बोस ने मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में अपना टिकट खुद कटवाया और फिर वो गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद गाड़ी खुली और यहां से वो अपने परिवार से हमेशा के लिए जुदा हो गए। फिर वो दिल्ली पहुंचते हैं।
दिल्ली में फ्रंटियर मेल पकड़ते हैं और वहां से पहुंच जाते हैं पेशावर, जहां मियां अकबर शाह उनका इंतजार कर रहे थे। इधर कलकत्ता में किसी को कुछ पता नहीं चलता, सिर्फ ये कहा जाता है, लौट आते हैं शिशिर भी, और ये बताया जाता है कि सुभाष बाबू अब किसी से बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, खाना उनका जैसे उन्होंने निर्देश दे रखा था दरवाजे के नीचे से दे दिया जाए, उनसे कोई बात नहीं करेगा, कोई मिलेगा नहीं। और कई दिनों तक ऐसा होता रहा। खाना का क्या होता था, जो इला थी भतीजी और शिशिर, ये दोनों किसी टाइम मौका देख करके अंदर जाकर के खाना खाते थे और खाली थाली जो होती थी, जूठी थाली, उसको बाहर सरका देते थे। घर के बाकी लोगों को यह लग रहा था कि सुभाष बाबू घर में ही हैं, बाहर पुलिस वाले भी सब ये थे। एक और सावधानी बरती थी, सुभाष चंद्र बोस ने पोस्ट डेटेड कुछ चिट्ठियां लिखी थी 17, 18, 19, 20 ऐसे के डेट में, और उन चिट्ठियों को भी डाकघर में डलवाया जाता था। पुलिस वाले जब उन चिट्ठियों को डाकघर में पढ़ते थे तो उन्हें और अधिक ये था कि हाँ, ये चिट्ठियां लिख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, उनके हैंडराइटिंग है, डेट वगैरह डाला हुआ है, और इसलिए वो और अधिक निश्चिंत थे। शिशिर बोस 18 जनवरी को 1941 को घर पहुंचे थे। एक दिन बाद 17 को सुभाष चंद्र बोस को छोड़ने गए थे, और उसी दिन देशबंधु चित्तरंजन दास की पोती की शादी थी, जिसमें वे अपने पिता के साथ शामिल हुए। वहां बहुत सारे लोगों ने सुभाष चंद्र बोस का हालचाल पूछा। इन लोगों ने कहा कि बीमार हैं, बहुत अधिक बीमार हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। सुभाष चंद्र बोस ने कह रखा था कि 4-5 दिन तक अगर उन्हें बचा लिया गया तो फिर वो किसी की पकड़ में नहीं आएंगे, वो अपनी जगह पहुंच जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस की यात्रा पर हम लोग लौटेंगे, जो उन्होंने आगे की यात्रा के बारे में खुद बताया है या फिर उनके सहयात्री जो उनके साथ रहे उन लोगों ने जो बताया है। यहां 27 जनवरी को एक मुकदमे के सिलसिले में सुभाष चंद्र बोस को पेश होना था अदालत में। तय किया गया कि उसी दिन ये रहस्य खोला जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस गायब हैं। याद रखिए 10 दिन हो चुका है, 17 को वो पहुंच चुके थे धनबाद, तो 27 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के भतीजों ने पुलिस को बताया कि उनके चाचा सुभाष चंद्र बोस गायब हैं, घर में मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहां चले गए। अब पूरा खोज शुरू हुई, पुलिस खोजने लगी, पूरे शहर में जल्दी ही हंगामा मच गया। सुभाष चंद्र बोस की मां का रोते रोते बुरा हाल हो गया, बहुत रो रही थी, लेकिन उन्हें फिर भी बताया नहीं जा रहा था, और उन्हें नहीं बताया गया लंबे समय तक, जब तक कि सार्वजनिक बात नहीं हो गई कि अब वो जब बर्लिन पहुंच जाते हैं, उन्होंने खुद घोषणा की, पूरी दुनिया अचानक जाना, वो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन घर में सुभाष चंद्र बोस की मां का बहुत बुरा हाल हो गया। लेकिन सबसे अधिक लोगों ने यही बात सब जगह फैलाई कि वो सन्यास की बात करते थे। हमको लगता है कि साधु बनके, सन्यासी बनके निकल गए हिमालय की तरफ। गांधी जी ने इस संबंध में तार भेजा। गांधी जी ने जब सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा तो शरद चंद्र बोस ने 3 शब्दों में जवाब दिया था, सर्कमस्टांसेस इंडिकेट रिनोंसिएशन, मतलब हालात सन्यास की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी शरद चंद्र बोस से पूछा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो टैगोर को उन्होंने झूठा नहीं लिखा, लेकिन इशारों में कुछ कहा, और वो जवाब था जो टैगोर को दिया था शरद ने जवाब, उसमें वो कहते हैं, सुभाष जहां कहीं भी हो उन्हें आपका आशीर्वाद मिलता रहे। 27 जनवरी को ही सबसे पहले अमृत बाजार पत्रिका में और फिर हिंदुस्तान हेराल्ड में यह खबर छपी सुभाष चंद्र बोस के गायब होने की। आप देखिए स्क्रीन पर वो दोनों अखबार के में जो न्यूज छपी थी, जो खबर छपी थी, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के गायब होने की ये खबर 27 जनवरी को ही छपी है, और फिर बाद में रॉयटर्स जो समाचार एजेंसी है उसने उस खबर को उठाया और बाकी सभी जगहों पर खबरें छप गई। तो इस तरह से कलकत्ता में पुलिस और फिर पूरे देश में ब्रिटिश शासन सिर पीटते रहे, हाथ मलते रहे। अब 10 दिन बीत चुके थे और सुभाष चंद्र बोस गायब हो चुके थे। 10 दिन के बाद ब्रिटिश सरकार को इसका पता चलता है। ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत अधिक शर्मिंदगी के पल थे। उसमें वायसराय था यहाँ का लिनलिथगो, वो बहुत अधिक खफा हुआ। बंगाल का गवर्नर था हर्बर्ट, जिससे उसने जवाब मांगा। हर्बर्ट ने कहा कि हो सकता है देश से बाहर जाने की बात सही हो, लेकिन इसका फायदा मिल सकता है।
लेकिन इसके बावजूद लिथगो ने भी यही कहा हार्वर्ड से कि कितनी बदनामी हुई है ब्रिटिश हुकूमत की कि कैसे कोई इतना बड़ा नेता जिस पर पुलिस की पूरी पहरेदारी है, देश भर में जिसको सब लोग जानता है, और इतना अधिक इसका ख्याल रखा जा रहा था, और उतना बड़ा वो आदमी निकल गया, और अभी जाकर के जब परिवार वालों ने कहा कि गायब हो गए हैं, तब पता चल रहा है कि गायब हो गए, और सिर्फ गायब ही नहीं हुए बल्कि देश से बाहर चले गए हैं। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस अपनी जान हथेली पर लेकर यात्रा कर रहे थे। भारत उन्होंने छोड़ा, अफगानिस्तान पहुंचे, वहां से मॉस्को के रास्ते बर्लिन यानी जर्मनी गए, और फिर जर्मनी से वो पहुंचते हैं जापान। वो भी कहानी हम लोग जानेंगे, और उसमें उनकी जुबानी जो ऑलरेडी उस घटना में शामिल थे। तो ये आप देख रहे थे नमन नेताजी श्रृंखला में सुभाष चंद्र बोस ने कैसे घर छोड़ा और गायब हुए पूरी ब्रिटिश हुकूमत को चकमा दे करके। धन्यवाद साथियों, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।